अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत फलीम। अगर हम रिश्तों की वजाहत करना शुरू करें तो शायद बहुत ही कम वक्त होता है और हमें इसके लिए पूरा दिन चाहिए, एक पूरा मौजू, शायद एक पूरा प्रोग्राम इसके लिए चाहिए जब हम रिश्तों की वजाहत की बात करते हैं। रिश्ते वो हसीन चेहरे हैं, जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो अपने आस पास उन चेहरों को देखते हैं। रिश्ते वो होते हैं जिनको देख के आपको खुशी होती है। रिश्ता भाई भाई का होता है, बहन भाई का होता है, बहन बहन का होता है, माँ बाप का होता है। और इन रिश्तों में वो हसीन चेहरे और भी शामिल होते हैं जो आपके ख़ानदान के लोग कहलाते हैं। वो तमाम खूबसूरत चेहरे आपका रिश्ता होते हैं। और रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि इंसान इनके दरमियान महफूज तस्वुर करता है अपनी ज़ात को। रिश्ते ज़रूरी नहीं कि आपके सिर्फ खून के रिश्ते हों, बल्कि रिश्ते वो भी होते हैं जो आप आपके काम किसी जगह करने जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कुछ चेहरों से, कुछ लोगों से आप रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं, वो आपके रिश्ते कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये खून का रिश्ता हो, बल्कि बेगाने भी आपके रिश्ते में शामिल हो जाते हैं। जब उनसे आपको खुशी मिलती है, तस्कीन मिलती है, मोहब्बत प्यार मिलता है, तो वो भी रिश्ते कहलाते हैं। हम यहाँ पर काम करते हैं, हमारे आसपास रोज़ाना हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ एक साथ काम करते हैं। पूरी टीम होती है, पूरा सेट होता है और पूरे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो सब आपके रिश्ते में कहलाते हैं। और ये रिश्ते बहुत हसीन होते हैं क्योंकि हम जब आते हैं इनको देखते ही हमें खुशी का एहसास होता है। किसी की तकलीफ़ हो तो हम खुद को तकलीफ़ में महसूस करते हैं। तो रिश्तों की कदर कीजिए, इनका ख्याल कीजिए। और वो लोग जो इन रिश्तों से महरूम हैं, वो लोग जो अपने खून के रिश्तों से महरूम हैं, वो लोग जो अच्छे लोगों के ताल्लुक़ से महरूम हैं, वो उनकी तन्हाई अगर आप महसूस कर सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं। और इनसे प्यार कीजिए, इनका ख्याल रखिए, इनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश कीजिए, इनकी खुशी में खुश हो जाइए और इनके गम में ख़ुद भी तकलीफ़ महसूस कीजिए। इन्हीं को रिश्ते का नाम दिया जाता है। चलिए इस अच्छी बात के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और जब इन रिश्तों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जिस तरह से आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कोशिश होती है कि अपने देखने वालों को घर से निकलने से पहले ही फटाफट हम वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से अपडेट कर दें। तो उन तमाम लोगों के लिए मुल्क के तमाम अहम और बड़े शहरों का मौसम भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर शहर की। इसका मौसम कैसा रहेगा? यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाएगा। और जिन लोगों से रिश्ता बन गया है इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए भी मौसम शेयर कर देते हैं कि इस्लामाबाद में कम से कम रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। कराची के लोगों के लिए भी मौसम का अहवाल बताए देते हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाएगा। पेशावर में भी मिलती जुलती सूरत हाल है कराची के जैसे, क्योंकि वहाँ पर भी पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा। कोयटा में मौसम कदरे बेहतर है क्योंकि वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा। एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सबको फेस करनी पड़ती है, ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की। बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पानी होता है। लिक्विड फॉर्म में हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं और ये ज़रूरत भी होती है कि आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा तादाद मकदार में चाहिए होता है। मगर जब हम बात करते हैं दूध की, वो भी किसी न किसी घर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है। और दूध के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आजकल फ़ेस करनी पड़ रही हैं। अभी मुझे मुश्किल ये फ़ेस करनी पड़ी, मेरे सामने ये दरख्त है और यहाँ पे भाई आप ज़रा इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये आप देख रहे हैं गाय यहाँ पे हमने आज मंगवाई हुई थी और मुझे थोड़ी सी इससे डर भी खौफ भी आ रहा है। दूध की अगर हम बात करें तो दूध बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? वाकई दूध ही गाय दे रही है या फिर सोने की शक्ल में कुछ और निकाल रही है? ये तो आज भाई ही बताएंगे। भाई ज़रा ये बताइए कि ये गाय आपकी जो है ये चारा खाती है?
चारा खाती है, पट्ठे डालते हैं। अच्छा, पट्ठे डालते हैं आप, चारा खाती है। मगर अच्छा, ये जो आपकी भैंस है ये दूध ही देती है या कुछ सोने की शक्ल में कुछ निकालती है? ये दूध ही देती है क्या, और क्या कहते हैं? ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दें, निकाल के दिखाएं कि वाकई आपकी ये जो भैंस है ये दूध देती है। अभी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी भैंस सिर्फ चारा खाती है, पट्ठे छठे खाती है। तो अभी चेक करते हैं कि ये दूध ही निकल रहा है इसके अंदर से। ओह माय गॉड यहाँ पे इस भैंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो भी नहीं चाह रही। इतना महंगा दूध मार्केट के अंदर बिक रहा है तो वो इतने सस्ते दामों क्यों दे सकती है, और वो भी तैयार नहीं है इनकी भैंस की ये दूध देने को। और चलें, इसको थोड़ा सहला लें, कुछ प्यार करें इसको, शायद ये कुछ आसानी पैदा कर देगी भैंस। अब देखिए, मुझे लग रहा है कुछ रुक गई है। और चलें, ये जब तक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमने एक बड़ी प्यारी रिपोर्ट भी मुरतब की है दूध के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले हमारे साथ सर प्लीज़ आप इस तरफ आ जाइए। शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन कराची हैं। और दूध के हवाले से जब बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि दूध की कीमतों को पर क्यों लग गए। और मेरा ख्याल है हमारे साथ कुछ हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी साथ साथ हम बात करेंगे। हमारे इस वक्त लाहौर, पेशावर और कराची से रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। शाकिर साहब, दूध की जब बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों में महंगा हुआ है, मगर कराची में तो ऐसा लगता है कि जैसे पर लगा दिए गए हैं दूध को। और शायद कराची के अंदर दूध जो है वो सोने की शक्ल में मिल रहा है, या शायद उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें डाली जा रही हैं जिसकी वजह से वो इस हद तक महंगा हो गया है। इसकी महंगाई की वजह क्या है ये आपसे पूछेंगे, मगर चूँकि हमारे रिपोर्टर भी हैं तो उनसे भी साथ साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर शहर का। हाँ, वहाँ पर हमारी रिपोर्टर फातिमा तो ज़ारा मौजूद है। वहाँ पर लाहौर शहर में दूध की क्या सिचुएशन है वो पहले उनसे जानते हैं। फातिमा, दूध की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई लाहौर में, और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? दूध मिलना शुरू हो गया है या दुकानें बंद हैं? जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई के बादल छाए हुए हैं, तो इसी तरह इस महंगाई की लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है, जिसका शिकार लाहौर शहर भी हो चुका है। और जहां पर लाहौर शहर में दूध की कीमतों में इजाफे के इम्कानात है, उस हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि दुकानें तो खुली हैं, दुकानें बिल्कुल भी बंद नहीं हैं, लेकिन कीमतें मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ हैं। यानी कि ये खालिस और ना खालिस दूध की डिवाइड उन्होंने किया हुआ है कि जी खालिस दूध जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जिसको बहुत ज़्यादा हम खालिस वाला दूध कहते हैं वो तकरीबन 100 से 120 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो हजरात है जो दूध को बेच रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि महंगाई पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से उनकी बिजली के बिल्स और उनके जो उन्होंने मजदूर रखे होते हैं उनकी उजरत भी उनको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं, उन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि कीमतों में इजाफा करने के बावजूद भी हर महीना उन्हें तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये घाटा हो रहा है, क्योंकि लोग जो है उन्होंने दूध खरीदना कम कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ये घाटा हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग दूध खरीदने वालों की दूध सार्फिन के हवाले से आपको बताएं तो उस हवाले में दूध सार्फिन का कहना ये है कि दूध एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक घर की, जिससे बगैर घर की सुबह नहीं हो सकती। जाहिर है चाय नहीं बन सकती, बच्चों का आप उस तरह से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो दूध सार्फिन का भी ये कहना है कि अगर घर की बुनियादी चीज़ें भी इस हद तक महंगी हो जाएंगी तो आखिर गरीब आवाम किसका दरवाज़ा जाकर खटखटाएगी। जी ठीक है, यानी कि गरीब आवाम की पहुंच से इस वक्त दूध जो है वो बहुत ही दूर चला गया है, और शायद अपने बच्चों के लिए घर के रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए दूध उनके पास अवेलेबल नहीं है, या वो खाने लेने की या ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखते। रुक करेंगे पेशावर की जानिब, जहाँ पर हमारे फौजिया ज़ेब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। फौजी के बताइएगा कि लाहौर में तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि दूध काफ़ी महंगा हो गया है और एक आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर हमें नज़र आता है। पेशावर में भी क्या इससे मिलती जुलती सूरत हाल है, या पेशावर में दूध के रेट आपको कुछ कम नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो सूरत हाल कुछ कम नहीं है। जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक जो है वो दूध 80 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त हो रहा है। उसी तरह दही की जो कीमत है वो 90 रुपये फ़ी किलो में हो रहा है। लेकिन दूध में जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ दर्जात रखे गए हैं। ये जो 80 रुपये फ़ी किलो दूध है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पंजाब से आता है और ये जो है वो थोड़ा उस तरह का मयारी नहीं होता। जो यहाँ पर लोकल फ़रोख्त हो रहा है वो दूध यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इससे पहले जो है वो उसकी कीमत 110 रुपये फ़ी किलो
थी, अब वो बढ़ के जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ताहम ये सूरत हाल जो है ज़्यादातर हमें जो अंदरूनी शहर है उसमें ज़्यादा बिगड़ी हुई इसलिए नज़र आ रही है, जो कि पंजाब से दूध आता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें चिकनाई नहीं होती, इसलिए लोग जो है उसको ज़्यादा ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। लोग अक्सर जो है ये लोकल दूध की तरफ ही जाते हैं जिसकी खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर की गई है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया है। अक्सर शहरी ये भी कहते हैं चूँकि अंदरूनी शहर में ज़िला इंतज़ामिया से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो जगह जगह पे जो है वो दूध की दुकानें तो खुल गई हैं, डेयरी फार्म्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, भाड़े भी जो है वो जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं। चूँकि चेक एंड बैलेंस नहीं है तो इसमें पानी भी मिलाया जाता है, गैर मयारी भी है। पहले ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये था कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता था। अगर हम देखें तो यहाँ पे केपी पहले फूड अथॉरिटी है जो कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखती थी, ज़िला इंतज़ामिया इनकी कीमतों पे कंट्रोल रखती थी, लेकिन अब ऐसी कुछ नहीं आ रही है। आती है केपी फूड अथॉरिटी, वो कार्रवाई वगैरह तो करती है लेकिन वो सुख सवेरे करती है। पेशावर में भी काफी गंभीर किस्म के सूरत हाल नजर आ गया। थैंक यू सो मच फौजिया। अभी कराची की तरफ रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान मौजूद हैं। चूंकि कराची के हवाले से खास तौर पर हमारी बात चल रही है क्योंकि कराची का ही इम्पैक्ट हमें एक नज़र आता है पूरे पाकिस्तान में भी, और अगर पूरे पाकिस्तान में जो प्राइसेस चलती हैं वो कराची में हमें नज़र आता है कि उससे कहीं ज़्यादा हाई होती हैं। तो सलमान की तरफ चलते हैं। सलमान, आप हमें ये बताएगा कि इस वक्त कराची में दूध के रेट्स क्या हैं और क्या ईजिली अवेलेबल है, या फिर वहाँ पर भी आपको एक दूध के हवाले से माफिया नज़र आ रहा है जो कोशिश कर रहा है कि दूध महंगे दामों ही फ़रोख्त किया जाए और इसकी वजह से हमें काफ़ी जगहों पर दूध मिलता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएंगे कि दूध की जो सूरत हाल है कि शहर भर में दूध हर दुकान पर मौजूद है और जो सरकारी रेट है 94 रुपये उसी पर मिल रहा है, जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जो है वो 10 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया था आज से 5 रोज़ कबल। ताहम फौरी तौर पर जो है वो कमिश्नर कराची ने नोटिस लिया था और इस नोटिस के बाद कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की थी कि जहाँ भी दूध महंगे दामों फ़रोख्त हो सरकारी नेट से वहाँ पर फौरी एक्शन किया जाए। तो किसी किस्म का ना ही कोई चालान देखने में आया है, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो कहते हैं कि जो उनके 94 रुपये नर्ख का दूध फराम करने का जो नोटिफिकेशन है वो उनके पास है, तो उसी के मुताबिक वो दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। किसी किस्म का कराची में कोई इजाफा नहीं हुआ है। साल 2017 और 18 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक कुछ इंजेक्शन थे जो कि जानवरों को लगाकर दूध की जो दूध जो है वो ज़्यादा पैदा करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिस पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। 2018 में ही गुज़िश्ता साल जो है वो ये 84 रुपये से नर्ख बढ़ाकर जो है वो 94 रुपये किए गए थे। तवील मुज़ाकरात हुए थे, एहतजाज हुआ था, जिसके बाद ये सूरत हाल थी। तो अब गुज़िश्ता कल जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन जो हमारी रिटेलर्स से बात हुई है तो किसी किस्म का कोई एहतजाज या हड़ताल करने के लिए दुकानदार जो है वो तैयार नहीं है। और दूध का जो मामला है वो इस तरह से है कि दूध जो है रोज़ाना की बुनियाद पर निकाला जाता है और उसको फौरी तौर पर खपाने के लिए भी, जो दुकानों तक पहुंचाने के लिए भी हंगामी इकदाम किए जाते हैं और फिर दुकानदार भी उसको ठंडा रखने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करता है। तो दूध की हड़ताल करना जो है वो खुद जो ये फार्मर। थैंक यू सो मच सलमान, आपने हमें कराची के हवाले से अपडेट किया। हमारे नुमाइंदा फातिमा तुज़ारा लाहौर से, जबकि फौजी रावत से मुतालिक हमें अपडेट करी थी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। चूँकि शाकिर गुजर साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं और ये सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन कराची हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दूध की कीमतें इस तक ऊपर क्यों जा रही हैं। अच्छा शाकिर साहब, सबसे पहले कभी ये बुनियादी ज़रूरत है, आज भी ये बुनियादी ज़रूरत है, हर घर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है और चाहिए होता है, ज़रूरत होती है। ऐसा क्या हुआ है कि गाय चारा भी वही खा रही है, कुछ मसले मसाइल भी नहीं है, फिर इसके बावजूद कीमतें इस हद तक क्यों बढ़ रही हैं दूध की, ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर? दूध की कीमतें मशरूत हैं जी इनपुट से, और ज़ाहिरी सी बात है पूरा मुल्क महंगाई के तूफ़ान की ज़द में है और उसी महंगाई के तूफ़ान की ज़द में डेयरी फार्मर्स भी हैं। और दूध की कीमतों पे चूँकि प्राइस कैपिंग है और प्राइस ऑफ कंट्रोल इसे कंट्रोल करते हैं, तो सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि पूरा मुल्क महंगाई की ज़द में है और हमारे जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज़ हैं मुल्क भर के, उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है जिससे उन्होंने दूध की कीमतों को मुस्तहकम रखा हुआ है। और ज़रा हमारे डीसीज़, हमारे कमिश्नर्स वो जादू की छड़ी हिलाएं ना, दीगर चीज़ों को भी मुस्तहकम करें। मैं आपको बता दूं कि दूध की जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम रखने के लिए जो ज़ोर ज़बरदस्ती फार्मर्स के साथ की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले
किया जाए या फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इनकी कीमतें दी जाएँ, ताकि दूध की कीमतों में, ताकि दूध की पैदावार में इजाफा और दूध की कीमतें कम हो सकें। आपने डिमांड सप्लाई की बात की, फिर आपने कमिश्नर कराची के हवाले से भी बात की, लेकिन शाकिर साहब ऐसा क्या है जो मुल्क भर में महंगाई है उसका असर कहा जाता है कि डॉलर की वजह से पड़ रहा है। जो चारा पहले आ रहा था वो भी पाकिस्तान से आ रहा था, वो कोई खास इंपोर्ट नहीं किया जा रहा चारा, वो बाहर के किसी मुल्क से नहीं आ रहा बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही जाता है, गाय भैंस जिसके भी खाने के लिए होता है। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर बाकी चीज़ों पर महंगाई आई है तो दूध के अंदर महंगाई की वजह क्या है? बाकी महंगाई की वजह सिर्फ डॉलर का ऊपर जाना है। क्या गाय भैंस के चारे से मुतालिक भी डॉलर का कोई रिलेशन है? जी, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम बहुत से अजनास गैर मुल्क से इंपोर्ट करते थे, उनकी कीमतें हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं, और हमारी जो अजनास हैं उनकी कीमतें उनके लिए कचरा है और वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर, जैसे कि भूसा है, चोकर है और दीगर अजनास हैं, उन्हें हमें एक्सपोर्ट ना करें, ताकि मुल्क की ज़रूरियात को पूरी करें, गोश्त और दूध की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए। और आने वाले वक्त को देखते हुए सी पैक जो तकमील के मराहिल में है, अगर इन्होंने इक़दाम ना किए तो जब सी पैक मुकम्मल होगा, सेंट्रल एशिया की मंडियों तक हमारी रसाई होगी, तो हमारे पास दूध और गोश्त नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मुतल्लिका महकमाजात को, महकमा लाइव स्टॉक को चारों सूबों के काम करना होगा, अपने जानवर की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, दूध देने वाले। एफिशिएंसी इंजेक्शन से बढ़ेगी या किस तरह से बढ़ाने की आप बात कर? जी, ये मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक सिलेक्शन और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से। और जब हम जेनेटिकली अपने जानवर को इम्प्रूव करेंगे तो हमें कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हमें कीमतें नहीं, अगर पैदावार बढ़ाएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें दूध की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी नज़र आएंगी और हर आम आदमी की पहुंच में भी हमें दूध नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, शाकिर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। अभी बात हम करने जा रहे हैं जिस अहम मसले से मुताल्लिक, वो हम सबका मसला है और किसी न किसी हद तक वो मेरा भी मसला है। तो हम कोशिश करेंगे, जो हम स्किन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, स्किन में ये होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है, बहुत सारे लोगों की ड्राई हो जाती है। मगर जब हम इन दो ख़ास महीनों की बात करते हैं, यानी कि हम जुलाई अगस्त की बात करते हैं, तो इसमें हर शख्स की स्किन किसी न किसी सूरत में आपको ऑयली नज़र आती है। चिपचिपाहट हमेशा हर एक के चेहरे पर आपको नज़र आ रही होती है। इवन कि ये होता है कि आप शावर लेकर निकलें, आप अपना फेस वॉश करने के बाद निकलते हैं तो 2 मिनट के बाद आपकी स्किन की वही सूरत हाल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपना फेस वॉश करना पड़ता है या हमें शावर लेना पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल में बचा कैसे जा सकता है, और ख़ास तौर पे इस चिपचिपाहट के महीनों में और इस ऑयली स्किन की वजह से हमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं फेस के, स्किन के हवाले से जो फेस करने पड़ते हैं, उससे मुतालिक जानेंगे और इसके साथ साथ इसका हल क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करा देती हूँ। माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ लुबना फ़राज साहबा मौजूद है। थैंक यू सो मच लुबना, आपने हमें ज्वाइन किया। इनके हमरा बैठे हुए डॉक्टर अली काज़मी, ये माहिर अमराज़ जल्द हैं और स्किन के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनसे मुतालिक डॉक्टर साहब से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ जो एक नौजवान आपको साथ में नज़र आए, ये वो केस है जो अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से मसले थे और उनका हल और उनका इलाज, और इसके साथ साथ उनके लिए केयर के लिए क्या कुछ इनकी तरफ से किया गया और क्या इन्हें रिकमेंड किया गया। मगर सबसे पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने ये 2 महीनों के हवाले से ख़ास तौर पे बात की है, किसी ना किसी सूरत में हर एक के फेस पे हमें ऑयल भी नज़र आता है, चिकनाहट सी ऐसी नज़र आती है कि आपको एक दूसरे को कहते हैं, मतलब वो अगर मैं फ़नी वे में थोड़ी सी बात करूँ तो कहते हैं एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं चाह रहा होता है कि 2 महीने इस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्किन पे जो ऑयल आ जाता है इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं आपकी स्किन को? आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो सीजनल आती हैं। सर्दियों में हम और किस्म की स्किन डिजीज़ देखते हैं, गर्मियों में और किस्म की होती हैं, और स्पेशली आप जैसे 2 महीनों की बात कर रही हैं तो बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कही कि शक्ल देखने को दिल नहीं करता। डॉक्टर साहब ऐसा ही तो ऑनेस्टली जो हम कहते हैं कि जो गोरे होते हैं वो भी हल्के पड़ जाते हैं इस मौसम के अंदर, जिनकी रंगत अच्छी साफ़ होती है, और बेचारे जो हल्की रंग वाले होते हैं तो बिल्कुल ही बेचारे वो कहते हैं ना कि बहुत गंदी सी रंगत उनकी हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल है, एक सिलसिला है कि जो इस मौसम के अंदर क्यों होता है ऐसा। इसलिए होता है कि इस मौसम के अंदर ज़्यादातर हमारे जो हार्मोन्स की एक जो स्किन पे इफ़ेक्ट आता है उसका हमारे ग्लैंड्स के ऊपर आता है,
और वो वाले ग्लैंड्स होते हैं कि जो सिक्रीशन सीबम सिक्रीट करते हैं, ऑयलीनेस सिक्रीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। मौसम की वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब देखें चिपचिपाहट, अभी आपने कहा मुंह धो के निकलें तो घंटे बाद दोबारा से वही ऑयल चेहरे के ऊपर आ जाता है। तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है जिसमें वही ऑयली ग्लैंड्स हैं, और वही ऑयली ग्लैंड है कि जो जाके एक्नी प्रोड्यूस कर रहा होता है। याद रखें, एक ही ग्लैंड है दैट्स सेबेशियस। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और चीज़ होती हैं, पसीना जहाँ से निकलता है वो एक और खलिए हैं। जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो एक और खलिए हैं। इसलिए पहले तो लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि दो अलग-अलग ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट हैं, पूरी कंप्लीट स्किन के अंदर होते हैं। एक पसीना दे रहे होते हैं और एक ऑयलीनेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इस मौसम में ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं। इसलिए आप देखें कि इसमें पसीना तो आता ही आता है इंसान को, मगर उसके साथ साथ ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, एक्नी, कील, मुहासे, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो, और उसकी हमें बचत के लिए, चलें आगे ट्रीटमेंट तो अभी हम डिटेल्स में करेंगे कि किसके क्या कहाँ तक हद होगी, क्या करें, मगर इसकी बचत में मैं हमेशा बताता हूँ इस मौसम के अंदर, एक तो ज़्यादा फेस धोना होता है। आपने कम से कम दिन में 3 से, जिनकी बहुत ऑयली स्किन है मगर वो किस चीज़ से उन्होंने फेस धोना है, वो आम ये जो एडवर्टाइजमेंट्स पे सोप या फेस वॉशेस होते हैं हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करेगा। हम कहेंगे इट शुड बी मेडिकेटेड। मेडिकेटेड क्या मुराद है, जिसके अंदर समझे बेंजाइल पेरोक्साइड डाला होगा उस फेस वॉश के अंदर या सोप के अंदर, या जिसमें सैलिसिलिक एसिड डाला होगा या जिसमें सल्फ़र डाला होगा। ये वो चीज़ें हैं जो एस्ट्रिंजेंट्स हैं, जो कि ऑयल को कंट्रोल करती हैं और बेहतर करती हैं, सफाई भी करती हैं, ऊपर से किस्म का रंदा भी फेरती हैं। ये वो चीज़ें को जो सोप में, लोशंस में, फेस वॉशेस के अंदर ये चीज़ें डली होती हैं। तो वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे लोग कहते हैं एंटी एक्नी सोप्स हैं या एंटी एक्नी फेस वॉश है, उनमें ये चीज़ें डली होती हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो इसलिए इस मौसम के अंदर कम से कम मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि 3 से 4 बार, अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है, पहली बात याद रखें, आप स्किन इनहेरिट करते हैं, स्किन जेनेटिकली इनहेरिट की जाती है, ये अपने पेरेंट्स से आप लेते हैं। कई लोगों की स्किन होती है वेरी ऑयली स्किन, जो कि इस मौसम में बहुत ऑयली हो जाती है। कईयों की ड्राई स्किन होती है, जो नॉर्मल वेरी ड्राई स्किन होती है, वो नॉर्मल हो जाती है इस मौसम में, क्योंकि वहाँ पर उनके भी ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जेनेटिकली अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, के फैमिली में जैसे रन। अच्छा, इसमें ये होता है लुबना साहब, हम ये भी देखते हैं कि कोशिश जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि डाइट प्लान भी आपको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है इन 2 महीनों के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑयली चीज़ें हैं, उनसे आप थोड़ा को हाथ खींचना पड़ता है अपना, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको लगता है ये थोड़ा फैट्स आपको दे सकती हैं, या आपके चेहरे के लिए ठीक नहीं है, आपके स्किन के लिए, इसके साथ आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमेशा कहते हैं कि कुछ हल्की फुल्की डाइट लेनी चाहिए और कुछ नमकियात आपकी डाइट में होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि डाइट कौन सी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो लोग दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन 2 महीनों में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए या उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, जो मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि इस खाने की तासीर ठंडी है या इस खाने की तासीर गर्म है, तो उससे स्किन को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है। जो हमने देखना होता है, अगर आप स्किन की जहाँ तक बात करें, चाहे वो विंटर हो या समर हो, आपने देखना होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स किस खाने में है। ठीक है, आप यानी एंटीऑक्सीडेंट मतलब आप देखें कि विटामिन ई, सी एंड ए, ये विटामिन हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये भी आ जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर हम मैंगो ज़्यादा खाएंगे तो हमारे दाने निकल आए हैं, ऐसा जबकि बिल्कुल भी नहीं है। मैंगो इज़ फुल ऑफ फाइबर, विटामिन सी, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तासीर उसकी गर्म होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वो सारी चीज़ उसके लिए खाने। ऐसा देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सीजन है ना अल्लाह की तरफ से, वो किसी वजह से हैं, वो यानी कि इसलिए ताकि आप उस सीजन में आप खाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समर की बात करें, ऑयली स्किन की बात करें, तो आती है बात डिहाइड्रेशन की। कई दफ़ा क्या होता है स्किन को कि, और आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब ये क्लेरिफाई भी कर देंगे ज़्यादा मेडिकली, कि हमारी स्किन ओवर ड्राइव में चली जाती है। वो इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है हमारे खाने की वजह से, डाइट की वजह से, कि वो ओवर ड्राइव में ऑयल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इट्स सो इंपॉर्टेंट कि अपने आप डाइट के थ्रू, अपने मील्स के थ्रू अपने आप को आप हाइड्रेट रखें। तो ऑब्वियसली पानी तो आप पी रहे हैं, लेकिन यानी कि आप वाटरमेलन, मेलन, इवन क्यूकम्बर यानी कि खीरा हो गया, टमाटर हो गए, इस तरह के जो सारी चीज़ें उनको आप लें, यूज़ ज़्यादा करें। बिल्कुल। इवन लोग कहते हैं कि फ़िश नहीं खानी चाहिए या नट्स नहीं खाने चाहिए गर्मियों में, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल आप कर रहे हैं, यानी कि एक मुट्ठी भर से ज़्यादा आपको नट्स तो नहीं खाने,
हम जो करते हैं वो कि खाते जाते हैं ख़त्म नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए, ब्रेन के लिए। तो अगर आप उनको पोर्शन कंट्रोल के तरीके से ले रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। सैमन, टूना, ये सारी जो फिशेज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं आपके स्किन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुकीनी हो गई यानी कि तोरी वगैरह, ये सारी बहुत अच्छी सब्जियां हैं जो आप बिल्कुल लें। गाजर हो गई, सारी जो इन सीजन चीज़ें आती हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैंगो खाएंगे तो दाने निकल आएंगे या स्किन और ऑयली हो जाएगी या मैंगो के बाद दाना आ गया तो इस मैंगो की गलती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। मैंगो की गलतियां बहुत ज़्यादा लोग निकालते हैं। नहीं, मैं ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल उन्होंने सही बोला। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जो उन्होंने कहा ना कि तासीर, इट इज़ जस्ट नथिंग, तासीर कोई चीज़ नहीं होती है, गर्म ठंडा कुछ नहीं ऐसा होता। मगर मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा इसी में ही कि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। अगर उसमें आप बहुत मीठा ओवरडू लेंगे और या बहुत चिकनाई वाली चीज़ें लेंगे, ये ख़राब कर सकती हैं। अगर आप ओवरडू करेंगे, समझे आप रोज़ाना कोई शख्स 1-2 किलो आम खा जाता है तो इट्स मीठा आप जो ले रहे हैं, फाइबर तो गया आपके अंदर, मगर इट इज़ यू आर ओवरडूइंग इट। जी हाँ, आपने उसको कंट्रोल करना है उसमें। अच्छा। और जितने ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, व्हाट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत कॉमन, अभी बहुत चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ये जो डाइट्स वगैरह के अंदर लोग करते हैं, इसके अंदर ये वो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे सेल डैमेज को जो रोकती हैं चीज़ें। तो दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ। मगर इन्होंने स्किन में कोई चेंजेस नहीं करनी कि कहीं कि किसी के पिगमेंटेशन आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, सेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पर आप कहें ना कि आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, कोई ग्लूटाथियोन या कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो इसमें कोई रंग गोरा कर देना, तो कतई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुछ क्रीम्स के हवाले से भी मुझे पूछना डॉक्टर साहब, जो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि इन 2 महीनों में खास तौर पे और गर्मियों में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो मैं बात करूँगी। मगर इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उमर बिलाल, उनसे बात करते हैं। जी उमर, बात कीजिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है जब मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है। तो ये भी है, और इसके अलावा जो है ना, मेरे जिस्म पे, पूरे जिस्म पे दाने निकल आते हैं गर्मियों में, तकरीबन पूरे जिस्म पे। और मैं पनीर वगैरह ये भी यूज़ करता हूँ जी, तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसका। अच्छा, ठीक है। उमर, ये कब से शो चल रहा है आपके साथ? काफ़ी पुराना है? ये काफ़ी पुराना जी, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया जी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी डॉक्टर साहब से पूछते। डॉक्टर साहब, वही इशू का भी, जैसे सो के उठते हैं तो वो चेहरा बिल्कुल ऐसे होता है किसी ने पकड़ के ऑयल लगाया हुआ है। बिल्कुल इस मौसम में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए जिसमें मैं बता रहा था कि इसमें दवाई कोई ऐसा सच नहीं होती है। देयर इज़ ए मेडिसिन जिसको अभी एक्नी के अंदर हम डिस्कस करेंगे उस मेडिसिन को। अदरवाइज़ आपका ऑयल कंट्रोल, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दफ़ा सुबह लगा लें और उससे ऑयल कंट्रोल हो जाए, कुछ ऐसा नहीं। आपको वक्तन फ़वक्तन चेहरे को धोना है और उसी लिक्विड से, उस सोप से, जिनमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं कि ये केमिकल्स होने चाहिए, मेडिकेटेड, फार्मास्यूटिकल के थ्रू जो आते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर हों तो वो कंट्रोल कर सकती हैं। आप कहें कि हम ऑयली स्किन को ठीक कर देंगे तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। आप ठीक नहीं कर सकते ऑयली स्किन को, उसको रोका जा सकता है, उसको रोका सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक्ने के हवाले से आप बात कर रहे थे। अच्छा, एक तो मुझे क्रीम्स के हवाले से ये पूछना है डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी रात को आप नाइट क्रीम लगा के सोएं, और एक तो ये होता है जो आपकी स्किन टैन हो जाती है वो ठीक हो जाती है गर्मियों के इन 2 महीनों में खास तौर पे, और वो कुछ ऑयल भी आपका कंट्रोल करती है। ये भी मेडिकेटेड होनी चाहिए या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा भी आप इसको खरीद सकते हैं? बहुत ज़रूरी इसलिए ये बताना इस वक्त यहाँ है क्योंकि जितने लोग हैं सब लोग इस वक्त मार्केटेड क्रीम्स लेते हैं। अब लड़कियाँ बेचारी जो एडवर्टाइजमेंट्स देखती हैं, अप्रोच नहीं हो सकता टुवर्ड्स ए डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो सारे जाके मार्केट से, अब इतनी हज़ारों क्रीमें हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि कभी मैं किसी बड़े स्टोर में चला जाऊँ तो मैं गिन नहीं सकता कि कितने ब्रांड्स आए हुए हैं, और आपको ये नहीं पता उसमें डाला क्या हुआ है। बिलफर्ज उसमें किसी ने रंग गोरा करने के लिए स्टीरॉइड्स डले हुए हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी डला हुआ है, उसमें हैवी मेटल्स डले हुए हैं, तो जो जी बिल्कुल उसमें अल्टीमेटली आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं उन चीज़ों से, चेहरे स्किन थिन होनी शुरू हो जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कतई ये जितनी मार्केटेड क्रीमें एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर हैं, प्लीज़ वो क्रीम्स नहीं कभी भी किसी ने करनी। आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, वो गाइड करेंगे। जिस तरह मार्केट में फार्मास्यूटिकल क्रीम्स हैं जो हम खुद देते हैं पेशेंट्स को कि जी आप रात को लगाएं,
ख़ुसूसन इन 2-3 महीनों में, क्योंकि आपका रंग वही जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि टुवर्ड्स डार्किश की तरफ जा रहा होता है, तो आप ओवरनाइट वो क्रीम्स लगाएंगे, उसमें जो चीज़ें डली हुई हैं वो FDA अप्रूव्ड हैं। लाइक देखें उसमें लाइकराइस है, आबोटीन है, कोजिक एसिड है, मैप सैप, ये वो केमिकल्स हैं कि जो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है स्किन में इन चीज़ों के लिए, और ये वो हैं जो स्किन को कलर को कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट है सफ़ेद रंग करना, वो एक बिल्कुल गलत, कोई सफ़ेद रंग नहीं कर सकता। ठीक है, इम्प्रूव हो सकता है, अब बेटर हो सकता है। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। लुबना ये भी होता है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डेफिनेटली जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं वो आपको कुछ इस किस्म की क्रीम्स बताते हैं जो आपके कलर को बेहतर कर देती हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी डाइट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर अच्छी चीज़ें जाएंगी, आप अच्छी डाइट लेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे के ऊपर भी वो रौनक नज़र आती है। तो कौन सी ऐसी डाइट है ख़ास तौर पे हमें लेनी चाहिए इन दिनों में, जो आप समझती हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको तरोताज़ा भी रखती हैं और क्रीम्स के साथ साथ आपके चेहरे अगर क्रीम के बिना है तो वो भी आपको ताजगी दे देती है? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये डेफिनेटली प्राउड करना चाहूँगी कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर किसी की स्किन भी अलग होती है, तो उसके लिहाज से अपनी जो डाइट बनानी है उसके लिहाज से आपने करनी है। अब कई लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है और जैसे डॉक्टर ने कहा कि वो आते हैं समर में तो उनकी फिर नॉर्मल हो जाती है, तो उनको इतना फिक्र करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन लोगों की स्किन है ही ऑयली और फिर समर में आके और ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयलीनेस पे पहुँच गई है, उनकी डाइट प्लान ऑब्वियसली अलग से बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या तो खुद बहुत अच्छी प्रॉपर रिसर्च करें इस चीज़ के बारे में अपनी स्किन के ऊपर, और उसके लिए आपने क्या करना है, या तो किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो प्रॉपर डाइट प्लान भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एक नॉर्मल कॉमन बात है, जैसे मैंने आपसे कहा एंटीऑक्सीडेंट्स आपके मील में होने चाहिए, ठीक है, डाइटरी फाइबर। लेकिन जहाँ तक आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चल रहा है तो फिर आपकी स्किन में भी वो नज़र आएगा। वो ऐसे तो नहीं कहते ना कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वो आपके ऊपर दिखता है। जो बीमारी आपको लगती है, कोई भी हार्ट डिजीज़ आ गया या कोई भी कुछ डायबिटीज़ हो गया, दैट्स ऑल रिलेटेड टू कि आप क्या खा रहे हो, अपने बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, वो आपके फेस पे फ़ौरन से नज़र आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड या हर चीज़ में हर वक्त फास्ट फूड वगैरह खाएंगे, तले हुए खाने खाएंगे, वो भी आपके ऊपर नज़र आएगा, वो दाने आपके ऊपर नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खालिस चीज़ें खाने की कोशिश करें, दही बहुत अच्छी है, देखें दही आप खाएं, फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो कुछ लोग होते हैं लुबना योगर्ट उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है खाना, उस सूरत में वो क्या करें? देखिए, तो आपने बेसिकली लेना है प्रोटीन, राइट, तो आप यानी कि हेल्दी प्रोटीन की तरफ भी जा सकते हैं। अब लेकिन जो बात आ गई वो जैसे हम पहले डिस्कस करते कि बिल्कुल ओवरडू ना करें इस चीज़ को, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड डेफिनेटली, तो पोर्शन कंट्रोल करना एक लाजमी चीज़ है। अब कई लोग होते हैं इनको गोश्त बहुत पसंद है, रेड मीट्स हैं, वो बिल्कुल खाते जाएंगे तो दैट कैन ऑल्सो आपकी स्किन में बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो लिमिट में खाएं। दूध का आपने एक टॉपिक टच किया था, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। दूध स्किन के लिए अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड ऑल दैट अच्छा नहीं है। एक्ने और ये सारी चीज़ें, दूध इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो दूध नहीं अच्छा। तो मैं तो हमेशा कहती हूं दूध से ज़रा से दूर रहें। तो कहते हैं आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, आपकी डेली की बुनियाद पे कम से कम 1 गिलास आपका दूध जो है वो लाजमी होना चाहिए। डेयरी इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। देखें, बिल्कुल कैल्शियम एंड एवरीथिंग ज़रूर है दूध में, लेकिन इट्स नॉट द कैल्शियम जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करने के लिए है, ठीक है। वही कैल्शियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम एक्चुअली स्पिनच यानी कि पालक में है। तो अगर आप समर में अपनी पालक और जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। ब्रोकली हो गई, ये सारी के जो मैं जुकीनी की बात करी थी, ये सारी ब्रोकली से रिलेटेड है। लोग बहुत कम जानते हैं कि वो आपकी डाइट में कितना ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करती है और कितना हेल्पफुल होती है वो आपके हेल्थ के लिए। हमारे साथ चूँकि एक नौजवान भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से मेरे भाई हम ऑयली स्किन के हवाले से बात करें, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करें कि हुआ क्या, किस तरह से हुआ, और उसके लिए आपने क्या केयर की, क्या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और इसकी वजह क्या बनी? कि मेरा ना पिछले लास्ट 5 से 6 ईयर से ये मसला था। ठीक है। मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल और ये बहुत ज़्यादा दाने निकलने लग जाते थे। बहुत मैंने इलाज करवाया, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने यही कहा कि यार आप किसी से जाकर चेक करवाया करो जाके। तो फिर उन्होंने फिर ये मैंने डॉक्टर साहब का बताया कि डॉक्टर साहब के पास आप जाओ। तो फिर डॉक्टर साहब के पास मैं आया, डॉक्टर साहब ने फिर यही मुझे बताया कि आप को टेंशन नहीं लेने, आपने इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी 1 महीने की, कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, 1 महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर उन्होंने मुझे टैबलेट और ट्यूब लिख के दी। ठीक है। टैबलेट और ट्यूब लिख के दी, तो वो मैंने लगाई है। तो 1 महीने के अंदर ये फ़र्क नज़र आया। इन्होंने बताया कि प्रॉपर इसका 5 to 6 मंथ का इलाज होगा। ठीक है। तो
मेरे ये दाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल आए थे। जी मैं देख रही हूँ, बड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स निकल भी आए आपके थे। तो ये forehead 1 के महीने ऊपर। के अंदर ये फ़र्क सारा नज़र आया है। तो दाने सारे बैठ गए हैं। इन्होंने बताया कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे तो आपका ये प्रॉपर इलाज होगा। उन्होंने बताया कि 100% नहीं ठीक होगा, 80% कंप्लीट हो जाएगा, 80% तक ठीक वो हो देख रही जाएगा। हूँ आपका माशाल्लाह से आपका फेस भी काफ़ी क्लियर हो गया, सिर्फ फोरहेड जी। पे आपके सिर्फ मार्क्स हैं, कुछ निशान बाकी रह गए, वो भी ठीक हो जाएंगे। जी, ऐसा था इन केस के अंदर कि एवरी ईयर इनकी हिस्ट्री ये थी कि पिछले 5-6 साल से इस मौसम में एक्सेसिव रेट हो जाता है, एक्नी जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसा इनके भी हर साल होता था। तो ये कोई एंटीबायोटिक्स लेके ठीक हो जाता है। मगर जिस तरह मैं बता रहा था कि अब एक मेडिसिन आ गई है जो ऑयल को अंदर से, ऐसे पेशेंट्स में जिनका ऑयल भी कंट्रोल होता है, एक्नी भी, तो एक केमिकल है जिसका हमेशा बताता हूँ, आइसोट्रेटिनोइन एक दवाई है जो कि अंदर से जाके वो जो ग्लैंड है जहाँ पर से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये सारा मसला चल रहा होता है ऑयलीनेस का, ये उस ग्लैंड को जाके बिल्कुल समझे निचोड़ देती है। ये दवाई जो सी है, ये कैप्सूल्स हैं, स्पेशल दिए जाते हैं 5 से 6 माह के अंदर। ठीक है। वो उस ग्लैंड को जब आप एक समझे एक जड़ है एक बीमारी की, हम उस जड़ को काट देते हैं, ठीक उस है। ग्लैंड को ख़त्म कर देते हैं, तो जिससे ऑयल भी ख़त्म हो जाता है, चेहरे के ऊपर ऑयल भी नहीं, इंसान क्या आता है ड्राई स्किन हो जाती है। सब ये सर्दियों में फिर मसला नहीं करता जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और आपको ऑयल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके चेहरे पे किसी न किसी शक्ल में ड्यूरिंग द oil आना ट्रीटमेंट जो होता है तब तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है, पर जब आप ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं कि आगे मौसम में नॉर्मल चलता है तो आपकी स्किन एक नॉर्मल हो जाती है वहाँ पर, मगर आपके जो एक्सेस ऑफ द ऑयल है वो आपका ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्नी जो कील महासे पिंपल्स हैं, अब याद रखें इसका एक प्रॉपर एक इलाज आ चुका हुआ है। 80 to 90% 5 से 6 महीने का इलाज है। जैसे हमने इस बच्चे को बोला कि भाई आपका इंशाल्लाह अब आप जिस आप शुरू करने लगे हो पूरा कंप्लीट करें, 5 से 6 महीनों में वो जो हम दवाई देंगे वो अंदर से ऑयल ख़त्म करेगी और इन ग्लैंड्स को जहाँ से एक्नी पिंपल निकल रहा होता है उसको ख़त्म करेगी। मगर उसके साथ साथ यूजुअली क्या होता है, बच्चों के निशान दाग धब्बे ये रह जाते हैं या गड्ढे रह जाते हैं। निशान दाग धब्बे तो ठीक हो जाते हैं, जो हम क्रीम्स देते हैं, जिससे हमें नाइट क्रीम की बात हो रही थी, वो देते हैं जो निशान दाग धब्बों को ठीक करती है, मगर जो गड्ढे पड़ जाते हैं, स्कार्स खुड्डे पड़ जाते हैं, वो नहीं कभी ठीक होते। उनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं जिससे बेहतर हो सकता है। लास्ट हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है डॉक्टर साहब, कोई एनी मैसेज जो आप हमें देखने वालों को ऑयल स्किन के हवाले से? वेरी इंपॉर्टेंट है इस मौसम के अंदर 2 चीज़ें करना है। जैसे हमने फेस वॉशेज या मुंह धोने का तो बता दिया, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सन ब्लॉक। और सन ब्लॉक उन्होंने कौन सा लगाना है, वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, जो कि वाटर बेस्ड सन ब्लॉक होता है वो आपको ऑयल प्रोड्यूस फर्दर नहीं करता। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो धूप में आप जितना ऑलरेडी रंग आपका ख़राब हो रहा होता है तो सन ब्लॉक को आपको अवॉइड करेगा। और एक जर्नल सा बता देता हूँ, इट शुड बी ऑफ SPF 60। मार्केट में जाएं तो कहीं से भी आप मार्केट से ले लें, उन्हें कहें कि हम SPF 60 का सन ब्लॉक, एंड इट शुड बी वाटर बेस्ड नॉट ऑयली बेस्ड। इस सभी स्किन के लिए सभी इसको यूज सब के लिए ये एक नॉर्मल सा मैंने बता दिया है, खसूसन इन 2-3 महीनों के लिए। सर्दियों जब आएंगी वो हम अलग सन ब्लॉक का जिक्र करेंगे जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी इस गंदे मौसम के लिए सन ब्लॉक जिसमें 60 एटलीस्ट SPF हो और वाटर बेस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच लुबना फराज आप भी, और बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी अपनी ज़ाती तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का टॉपिक हमने आपके लिए रखा है। वो दिलचस्पी उसमें क्या है वो तो ब्रेक से वापस आने के बाद ही आपको पता चलेगी, मगर याद रहे कि ये टॉपिक शादीशुदा हो या फिर कुंवारे हों, लड़कियाँ हों या फिर लड़के हों, ये दोनों के लिए ही टॉपिक हमारे पास होगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे बात की थी, हम कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जो वाकई सबकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर गुजरा होता है और किसी न किसी तौर गुजर रहा होता है। उसमें ये होता है किसी को अपना आइडियल बनाना, किसी के बारे में अपने जहन में कुछ ख्याली सी दुनिया तस्वुर कर लेना और फिर से सोचना कि वही दुनिया आपकी सब कुछ है और जहाँ पर आपने जो सोचा है वैसा ही होगा। चूँकि आइडियल बीवी और आइडियल हस्बैंड यानी कि आपका शौहर और आपकी बेगम कैसी होनी चाहिए, कैसा सोचते हैं वो तमाम मर्द हजरात जो कि कुंवारे हैं या फिर इसके साथ साथ वो तमाम मर्द हजरात जो अब शादीशुदा हो चुके हैं
वो ये सोचते हैं कि उनकी बीवी कैसी होनी चाहिए थी और शादी के बाद वो क्या समझते हैं कि उनकी बीवी कैसी निकलती है, और एक आइडियल की दुनिया किस तरह की होती है, क्या ये बिल्कुल सही बात होती है, ख्याली दुनिया होती है। इससे मुतालिक बड़ी तफसील में हमारे पास ऐसे मर्द हज़रात भी मौजूद होंगे, ऐसी ख़वातीन भी मौजूद रहेंगी जो शादीशुदा होने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, और कुछ कमाली लड़कियाँ हैं वो भी अपने बारे में बताएंगी, इसी तरह से मर्द हज़रात भी बताएंगे। मगर हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने जहन में तस्वर कर लेते हैं, बट एक्चुअली उनका कोई भी वजूद किसी तौर नहीं होता। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का, कि आपने क्या सोचा था और कैसी लाइफ आपको मिली, या अगर आप कुंवारे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अपने आइडियल हस्बैंड के लिए या अपनी आइडियल बेगम के लिए किस किस्म की लड़की या किस किस्म के मर्द को प्रेफर करते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ अगर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात करें तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर मुईज़ साहब हैं, और यकीनी तौर पे बहुत बड़ा नाम है। मैं इनका तारुफ अगर कराने बैठूंगी तो शायद मुझे बहुत सारा वक्त डॉक्टर साहब के तारुफ में लग जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़ साहब, आपने हमें सर ज्वाइन किया, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं फजल वाहिद साहब, जो हमें कुछ ही देर के बाद हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ सेट पर भी हमारे दो बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर आकिब हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आपको भी वेलकम करेंगे। और आकिब जो है ये गैर शादीशुदा हैं और किस किस्म की बीवी के बारे में सोचते हैं और कैसा सोचते हैं वो भी इनके बारे में बताएंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक शादीशुदा मर्द हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब लेकर ये आगे बढ़े थे और किस किस्म के ख्वाब इनके पूरे हो सके या फिर वो सिर्फ एक ख्याली दुनिया थी, उस्मान से ही हम जानेंगे। मगर डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी, चूँकि हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइडियल शौहर या आइडियल बेगम कैसी होनी चाहिए और कैसे निकलती है, इस पर बात करेंगे। मगर जब हम आइडियल की बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्या ये ख्याली दुनिया है या आप समझते हैं कि आइडियल का तस्वुर करना हकीकत से ताल्लुक रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। देखिए, पहले तो इस बात को समझें कि आइडियल जो है वो दरअसल होता नहीं है। जिस तरह अंधेरे का वजूद नहीं होता मगर हम समझते हैं कि अंधेरा होता है, जिस वक्त रोशनी को रोका जाए वो जो कैफियत पैदा होती है उसे हम कहते हैं अंधेरा। इसी तरह आइडियल उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब इंसान की अपनी जात में कुछ कमियां हो, कुछ क्वालिटीज ना हो या कुछ चीजें उसके पास ना हो, तो वो दूसरों में तलाश करता है। उस दूसरों में उन चीजों को तलाश करने का नाम आइडियल है। तो आइडियल हकीकत में कोई चीज नहीं होती। वजह यह कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये मादी दुनिया है। ये मादी दुनिया तगय्युर की दुनिया है, चेंज की दुनिया है। यह हर चीज चेंज हो जाती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। चेंज के अलावा कोई चीज मुस्तकिल नहीं है इस दुनिया में। तो जब हम किसी आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल तो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो चीज चेंज हो जाए वो आइडियल ना थी, ना है, ना होगा। तो आइडियल दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इंसान तलाश करता है उन चीजों की जिसकी उसकी अपनी जात में कमी होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात ये की है, मगर डॉक्टर साहब इसमें एक पहलू ये भी आता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का जज्बा तो फितरी है, वो मर्द और औरत के दरमियान अगर कोई मोहब्बत हो जाती है शादी से पहले, इस रिश्ते में हम देखते हैं कि हमें वो सब क्वालिटीज़ नज़र आ रही होती हैं जो एक मर्द को अपनी होने वाली बेगम में चाहिए या एक लड़की को अपने होने वाले शौहर में चाहिए। तो कई सालों की मोहब्बत के बाद वो जब एक रिश्ते में बन जाते हैं तो अक्सर ऐसे हमें केसेस नज़र आते हैं जिसके बाद वो बड़े मायूस होते हैं कि सालों की मोहब्बत के बाद भी मैंने जो सोचा था वो नहीं मिला। तो जो एक आइडियल हमें सालों की मोहब्बत में नज़र आ रहा होता है, शादी के चंद दिनों के बाद वो गायब क्यों हो जाता है? देखिए, जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो उसका जो मंतकी जहन है या जो लॉजिकल माइंड है वो ज्यादातर काम नहीं करता। जज्बात उसके इतने ज्यादा तेज होते हैं, इतने शिद्दत होती है इस जज्बात में कि उस वक्त सामने वाले शख्स की बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कोताहियां, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कमजोरियां नजरअंदाज कर दी जाती है। हमारा जहन, जो एक चीज याद रखें, हमारे नौजवान भी बैठे, हमारा जहन जो देखना चाहता है वही देखता है। ये हकीकत है। आप फॉर एग्जाम्पल आप अभी डिसाइड कर ले कि कल मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, मिसाल के तौर पे सुजुकी खरीदनी है। अच्छा, उसके चंद दिनों के बाद आप देखेंगे, आपको हैरत होगी, आपको रोड पर सुजुकी ज्यादा नजर आएगी, दूसरी गाड़ियां कम नजर आएगी। वजह यह कि आपका ब्रेन सिर्फ सुजुकी को
एक्सेप्ट करेगा, अपने माइंड में लेगा। तो इस तरह जब आपको मोहब्बत होती है तो चूंकि आपकी जज्बात की शिद्दत इतनी होती है कि आप सिर्फ उसमें खूबियां तलाश कर रहे होते हैं, वो खूबियां आपको नजर आ जाती है, बिल्कुल नजर आती है। अच्छा, शादी के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है, इस तरह चेंज हो जाता है कि जो शिद्दत थी जज्बात में वो कम होती है, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है। एक जिंदगी गुजारना, एक छत के नीचे रहना, जिंदगी के बहुत सारे मसाइल का सामना करना, खानदान में गुजारना वक्त, वो तमाम चीजें जब होती है तो जज्बात की शिद्दत कम हो जाती है। सर्वाइवल जो इंसान का होता है उसकी शिद्दत बढ़ती है, उसमें इंसान को वो खामियां नजर आती है जो पहले नजर नहीं आती थी जबकि मौजूद थी। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तो हमारा प्रॉब्लम असल में ये है। जी 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 जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब। जी जी कहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बात करना इसमें हमें समझना चाहिए कि जब हम जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये साइंस भी है कि हासिल और ला हासिल का ताल्लुक होता है? जिस तरह कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, तो क्या हासिल और ला हासिल का ये ताल्लुक है? जब कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होती तो उसकी शिद्दत, उसके लिए जज्बा बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, चट्टानों से टकराने वाला जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाता है। मगर जब कोई चीज़ आपको हासिल हो जाती है तो वहीं पे आपका जज्बा, बिल्कुल जज्बा आपका ठंडा पड़ जाता है। मेरे ख्याल में इंसान और उसकी इस मादी दुनिया में तरक्की का एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल है वो हासिल और ला हासिल का है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान को कोई चीज मिल जाए और उससे वो मुतमईन हो जाए तो तरक्की नहीं होगी, दुनिया में तरक्की नहीं होती, खूब से खूब तर की तलाश होती है। आपके पास एक मोबाइल फोन, आपके किसी जमाने में वो छोटा सा मोबाइल फोन होता था, उससे पहले तो बहुत बड़ा होता था। अगर आप उससे ही सेटिस्फाइड थे तो नए नए स्मार्टफोन नहीं बनते। तो ये तो इंसानी फितरत में मौजूद है कि उसे खूब से खूब तर की तलाश होती है। मगर यह मसला सिर्फ खूबसूरत से खूबतर नहीं है, आप अपनी बीवी या शौहर में भी बहुत सारी क्वालिटीज पैदा कर सकते, बहुत सारी नई क्वालिटीज ढूंढ सकते। प्रॉब्लम होता है इंसान का डिसअपॉइंटमेंट। वो ये समझता है वो डिसअपॉइंट हुआ, डिसअपॉइंट नहीं हुआ। भाई गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी आंखों पे इश्क के पर्दे लगे हुए थे, आंखों पे तुम्हारी इश्क के चश्मे थे, काले चश्मे, तुम्हें नजर ही नहीं आया। तो किसी शख्स को जब आप कबूल करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी शख्स को अपनी जिंदगी में बहैसियत दोस्त, बहैसियत बीवी शौहर जब कबूल करते हो तो याद रखे, जब इसी इंसान को एक्सेप्ट करते हो तो उसको तमाम अच्छाइयां, बुराइयां, खामियां, कोताहियां, कमजोरियां और तमाम खवाइश के साथ उसको एक्सेप्ट करो तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब ये बात सही की है कि अगर आप अपने ये जज्बात की काली ऐनक को उतार के देखेंगे तो यकीनी तौर पे सामने वाले की सही चीज़ें आपको, सही बातें नजर आएंगी, सही चेहरा नजर आएगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब जिस तरह आपने नौजवानों की बात की तो हमारे पास यहाँ पर एक तो मैरिड नौजवान मौजूद हैं और एक अनमैरिड हैं, दोनों की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले उस्मान, चूँकि आप शादीशुदा हैं, मुझे पहले ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया है आपकी शादी को और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर है? तकरीबन 4.5 महीने हो गए शादी को। तो ऐसे कि शादी मेरी जो थी वो लव मैरिज बेस है, क्योंकि हम दोनों जो थे हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अच्छा। तो इकट्ठे थोड़ी स्टडी की और उसके बाद फिर ये था कि मेरे घर वालों ने शादी के लिए किसी और को पसंद किया। तो अब मुझे था कि जिनको मेरे घर वालों ने पसंद किया तो मैं अब ये चाहता था कि शायद कि वो मेरे जो मैं सोचता हूँ उनके बारे में वो उस पर पूरा ना उतर पाए। मीन्स दैट कि इंसान सोचता है कि मेरी फैमिली जो है वो भी सिक्योर है, ठीक है, एज अ वाइफ वो भी मेरी केयरिंग हो, ठीक है, लविंग हो, फैमिली के लिए अच्छे रिलेशंस और अच्छे अखलाकियात की हामिल हो, अच्छे ख़ानदान से हो। सो जो वालिदैन ने एक्सेप्ट किया था उसके लिए मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए फिर मैंने वालिदैन के सामने ऑफ कोर्स, और मैं थोड़ा सा सिर्फ ये सोचने पे माइल हो गया था कि अगर मैं अपने वालिदैन को ये ऑप्शन दूं कि अम्मी मैं इनके साथ पढ़ा हूँ, ठीक है, और एक बार आप जो है मतलब इनको देख लें तो देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी आई थिंक इस चीज़ की इजाज़त देता है। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ को सोचना भी चाहिए। तो हमारा माशरा जैसा से गलत रवायात को पकड़ रहा है और इन चीज़ों में जा रहा है, भलाइयों में बुराइयों में, तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए था। फिर खैर वालदा ने कहा कि ठीक है जी हम देखते हैं। वालिद साहब मेरे 2015 में इंतकाल कर गए थे, तो वालदा ने ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी अपने सर ली हुई थी। तो वालदा ने जब उनको देखा, ठीक है, पसंद किया, तो वालदा ने कहा कि बड़े बेटे होने के नाते ठीक है मैं आपकी ये जो है ना ख्वाहिशत कबूल कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप कर लेती हैं तो दैट इज़ थैंक यू कि आपने शुरू से लेके बचपन से अब तक मुझे आपने पाला है, पढ़ाया है, बढ़ाया। आपने आपकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को कामयाब रखे, शादीशुदा ज़िंदगी को। अभी न्यूली वेड कपल ही हैं आप। अच्छा आइडियल के लिए जिस तरह से आपने कहा कि आप पसंद करते थे अपनी बेगम को, और क्या खूबियाँ थी जो आपको उनके अंदर नज़र आई और आप क्या सोचते थे कि आपकी
जो आइडियल बेगम हो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको नज़र भी आई? खूबियाँ सिर्फ यही थी कि जब हम इकट्ठे बैठते थे क्लास में और पढ़ते थे एक दूसरे के साथ, तो मैं हमेशा उनको देखता था तो वो मेरी तरफ नहीं देखती थी। ये खूबी जब चेक करेंगे ज़रा ये कैसी है। ये खूबी थी या आप समझते कि नहीं ईगो का मसला होता है? नहीं, ईगो का मसला नहीं था। इवन मैं अब जब उनको देखता था तो मैं ख़ुद को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अब हमारे माशरे में अब ऐसी वेस्टर्न चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी बात थी उनकी कि जो मुझे मजबूर करती थी मेरे घर पे कि आपको अपनी वालदा से बात करनी चाहिए, वो एक अच्छे इंसान। अच्छा, यानी कि आप उनको देखते थे, वो आपको नहीं देखती थी, ये आपको आइडियल लगा? ये सिर्फ ये एक बेसिक वो चीज़ थी वो जो करते थे। उसके बाद स्टडी में उनका अच्छे मार्क्स के साथ और फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशन, ठीक है, टॉकिंग अच्छी, ठीक है, स्टडी अच्छी। और जब ये सारी चीज़ें देखता था तो मैं कहता था कि वो तो देखती नहीं है तो क्यों ना इनको दुल्हन बना के ले जाया जाए। अच्छा। तो ये एक मेरे पास जो था बेसिक ऑप्शन था। मैंने कहा वालदा जी अब तो इन्हीं के साथ करना है और इन्हीं के साथ चलने का इरादा है। तो ये था कि वालदा ने बहुत सपोर्ट भी किया, ठीक है, और उनके घर वाले भी उन्होंने कोई मसला नहीं किया, कोई इशू नहीं किया। उन्होंने भी कहा ठीक है भैया, अगर एक इंसान खुद चल के आया अपनी ख्वाहिश लेके तो इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी हमें फजल वाहिद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये माहिर नफ्सियात हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके तजुर्बात और इनकी बातें और इनकी तमाम तर जितने भी इनके मौजूद से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हमारा मर्दों के हवाले से और ख़ासतौर पे आइडियल मर्द और आइडियल बीवी के हवाले से बात चल रही है, तो इनसे भी बात करेंगे। फजल साहब को भी हम वेलकम करते हैं, मगर इससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी आपने उस्मान की गुफ्तगू सुनी होगी, वन साइडेड लव था इनका। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उनमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले होता है अगर हमने बीवी बनाना है उसको या गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसकी खूबसूरती उसके बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर जो एक मर्द है उसके अंदर ये चीज़ बड़ी आ जाती है, ज़ोर पकड़ लेती है कि उस लड़की का कैरेक्टर बहुत आला होना चाहिए। आजकल ये चीज़ें नज़र आती हैं हमको कि इन्हें फील करना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए, या हम ये समझते हैं कि नहीं भाई वो मुझे अच्छी लग रही है, दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। मेरे ख्याल में ये बात बड़ी जरूरी है समझना आज के दौर में कि ये मर्द का जो मसला है ना कि अपना कैरेक्टर हो ना हो, लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अपना खानदान गया गुजरा हो, लड़की का खानदान अच्छा होना चाहिए। इसके पीछे बेसिकली मेल ईगो का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मर्द चूंकि माशरे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी या लीडरशिप वो होती है मर्द की, मर्द लीड करता है तो वो समझता है कि उसके पास जितने भी असासे हो, ख्याल रखें मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, असासे, यानी जो सामान उसके पास हो, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हो, जानवर हो और बीवी भी हो, उसे वो अपनी मलकियत समझता है। ये सोच बड़ी गलत है। चूंकि मलकियत समझता है तो जिस तरह गाड़ी ब्रांडेड होती है, कपड़े ब्रांडेड होती है, बीवी भी ब्रांडेड होनी चाहिए। ये गलत सोच है इस माशरे में मर्द की, बहुत गलत सोच है। पहली चीज तो ये कि देखिए, जब ये जो जज्बा होता है ना मोहब्बत का या अट्रैक्शन का या ऑब्सेशन का या लाइकिंग का, ये इसलिए अल्लाह ने दिया है कि अगर ये मर्द औरत के दरमियान ना होता हो तो ना मर्द शादी करता ना औरत शादी करती। कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होता दुनिया के अंदर किसी और की। मगर इंसानी नस्ल की आगे परवान चढ़ाना है, इंसानी माशरे को आगे बढ़ाना है, तो अल्लाह ने ये चीज इंसानों में डाली है कि मर्द औरत, औरत मर्द के दरमियान एक रिश्ता कायम होता है, पहला मोहब्बत का। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत शेर कहा ना कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि आंखें जो होती है, मैं भूल गया फिर बता दूंगा, आ जाएगा तो ये जो आंखों से इंसान पहले देखता है तो कभी वन साइडेड होती, कभी टू साइडेड। अच्छा, मोहब्बत जो है वो एक्चुअल वन साइडेड ही होती है, क्योंकि अगर दो लोग भी आपस में मोहब्बत करें तो याद रखेगा कि दो में से एक की मोहब्बत की शिद्दत दूसरे से ज्यादा होगी और दूसरे शख्स की मोहब्बत की शिद्दत कम होगी, मगर रीजन के अंदर होगी। यानी वो जज्बाती फैसले नहीं करेगा या करेगी, बल्कि बेहतर फैसले करेगी या करेगा जो भी पार्टनर हो। तो जो शिद्दत वाला शख्स होगा वो जज्बाती फैसला करेगा, कुर्बानी दे देगा, कत्ल कर सकता है अपनी महबूबा के लिए किसी को। तो ये दोनों की मोहब्बत यकसा कभी नहीं होती, दोनों में मोहब्बत होना जरूरी है। ना भी हो
तो वन साइडेड मोहब्बत का फायदा क्या, मैं आपको बताऊं आज। मोहब्बत ही होती है अगर किसी को वन साइडेड मोहब्बत है, हाँ बिल्कुल आपने सही बात की है, ये वन साइडेड मोहब्बत होती है। एक तरफ जज्बा बहुत ऊपर होता है और दूसरी तरफ सोचने समझने की और फैसला करने की सलाहियत बड़ी जबरदस्त होती है। फजल भाई साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फजल भाई साहब, जिस तरह से भी आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, हम बीवी को बीवी काम और एक ब्रांड समझ कर लेकर आते हैं। ये आजकल का दौर चल रहा है। वाकई ऐसा होता है कि हमारे पास आइडियल बीवी का जो तस्वुर होता है मर्द हजरातों के करीब, वो ये क्यों होता है कि ब्रांडेड बीवी होनी चाहिए, खूबसूरत भी हो, यंग भी हो, कद काट भी अच्छा हो, खानदान भी अच्छा हो और आते हुए जहेज भी भरपूर लेकर आए। जो जो उसका सामान, जो जो उसका सासा उसके माँ बाप के घर पर है, वो शादी के बाद शौहर के घर पे आना चाहिए। अगर बीवी काम करती है तो शादी के बाद उसकी सारी तनख्वाह शौहर के अकाउंट में जानी चाहिए। ये हम इतने ब्रांडेड की तरफ क्यों चले गए हैं? आइडियल बीवी ये कभी तस्वुर तो नहीं किया जा सकता था। आज का मर्द ये क्यों सोचता है कि आइडियल बीवी यही होगी? देखिए, पहले एक तो ये ऑक्सीमोरॉन है जो हम कह रहे होते हैं कि ये आइडियल बीवी या आइडियल हस्बैंड, आइडियल कोई भी नहीं होता। सबसे पहले हम इस मसले को तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम पहले इसकी मर्द और बीवी की साख्त को, यानी औरत और मर्द की साख्त को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम इन प्रॉब्लम्स को भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते और उनके सॉल्यूशंस भी नहीं डिज़ाइन कर सकते। देखिए, एक टाइम था कि मर्द और औरत दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली बैक इन द केव्स। उसमें क्या था कि रोल्स बड़े डिफाइन थे, रोल्स बहुत ही डिफाइंड थे। औरत जो थी वो नेस्ट डिफेंडर थी, मर्द जो था वो लंच चेज़र था। और हमारे बॉडीज़ ने उन रोल्स के साथ अडॉप्ट करने के लिए ख़ुद को इवॉल्व किया, हमारी फिज़ीक उस हिसाब से इवॉल्व हो गई। मिसाल के तौर पे औरत नेस्ट डिफेंडर थी तो उसको पेरिफेरल विजन चाहिए था। मर्द चूँकि लंच चेज़र था, हंटर था, तो उसको टनल विजन चाहिए था। आज भी मर्द जो है वो शॉर्ट साइटेड, वो फ्रिज में उसको बटन नहीं नज़र आ रहा होता, जबकि औरत को जो है वो रिवर्स में कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही होती। तो ये स्पेशल स्किल्स फ़र्क हैं, मर्द की जो साख्त है वो फ़र्क है औरत से। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसी तरह जो है हमारे सोचने का अंदाज़ फ़र्क है, मर्द और औरत के सोचने के अंदर ये फ़र्क है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है कि मर्द बेहतर है या औरत बेहतर है। ये फ़र्क है रोल के हिसाब से। चूँकि अब हम आ गए नए दौर में, अब मसल को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया, अब लाइफ की डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अब हमारी बॉडीज़ जो हैं वो प्रॉपरली एडॉप्टेड नहीं है हमारे रोल्स के लिए जो आजकल हमें मिले हुए हैं, क्योंकि हम उन प्री डिफाइंड रोल्स से निकल आए हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, शादी, कोई भी शादी का डिवोर्स रेशो इतना हाई है, 41% भी कोट किया जाता है। उसकी वजूहात में से एक वजह ये है कि हम स्टार्ट में, यानी शादी से पहले कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी के बाद केमिस्ट्री आती है और उसके बाद कमिटमेंट आता है। तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी में कि एज अप्रोप्रिएट हो दोनों का, बहुत ज़्यादा गैप ना हो। दूसरे नंबर पे क्वालिफ़िकेशन, यानी कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, क्योंकि थिंकिंग परसेप्शंस में फ़र्क आ जाता है। सोशल बैकग्राउंड्स, ये जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना, ये सिर्फ मूवीज़ में ही अच्छा लगता है कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन से एंड दे गेट मैरिड एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें दे डू मैटर। ये दो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इसने जन्म ही उस वक्त लिया, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, कि जब विरासत की इनहेरिटेंस जब आया और पेरेंटहुड को एक्नॉलेज किया लोगों ने, उसके बाद इस मैरिज इंस्टीट्यूशन ने जन्म लिया। उसके बाद मर्द औरत ने साथ रहना शुरू किया। तो हमें सबसे पहले तो मर्द और औरत की बायोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली ब्रेन की जो वायरिंग है, इस साख्त को समझना होगा। वो बिल्कुल फ़र्क है, देखने का अंदाज़ फ़र्क है, सुनने का अंदाज़। इससे मुतालिक तो बात करेंगे। एक शादीशुदा और गैर शादीशुदा नौजवान की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फजल साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक से जब मैं वापसी, तो यहाँ पर आप लोगों का मुकाबला करने के लिए मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद होंगी जो कि दिफा करेंगी और एक आइडियल हस्बैंड से मुतालिक बात करेंगी। तो फिर जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस हमारा कहाँ पर होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो खवातीन क्या सोचती हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
मगर मैं किसी की पार्टी नहीं हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ बात करने के लिए हूँ। पहले आपने मर्दों की गुफ्तगू सुनी कि उन्हें आइडियल बीवी कैसी होनी चाहिए, कैसी मिलनी चाहिए, उसके अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मगर जब औरतों की बारी आती है तो औरतों का भी हक बनता है कि वो भी बताएं भाई कि आप आइडियल मर्द कैसा सोचती हैं, आपका शौहर आइडियल हो तो कैसा हो, और जिनकी शादी हो गई है क्या सोच के उन्होंने शादी की थी और नतीजा उसका क्या निकला है। चूँकि डॉक्टर मोइज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फजल वाहिद साहब भी मौजूद हैं, मगर सर दोनों से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब कहते हैं कि ख़वातीन बोलने पर आती हैं तो मर्द हजरात चुप रहें, उसी में बेहतरी होती है। तो आप हमारे साथ सर मौजूद रहेंगे, मगर मैं आपको यहाँ पर बोलने का थोड़ा सा कम टाइम दूंगी क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़वातीन जब बोलेंगी तो फिर डेफिनेटली उनको सुनना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी सुनना पड़ेगा, और वो देखने वाले जो हमारे लोग हैं उनको भी सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ, हमारे साथ मैच मेकर हैं मिसेस खान, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वन एंड ओनली इस्लामाबाद से नुशाबा हमारे साथ मौजूद है। नुशाबा, आपको भी वेलकम करेंगे। जब बात हो रही थी तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले लूँगी मिसेस खान से, मगर इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, हमारे साथ सेट पर भी दो ख़वातीन मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पर महा मौजूद हैं जो कि एक मैरिड खातून है, और इसके साथ साथ फिजा हमारे साथ मौजूद है जो कि अनमैरिड है। जिंदगी के साथी एक्सपीरियंसेस और इसके अलावा आपके ख्याल में आइडियल कैसा होना चाहिए, इनसे भी जानेंगे। मगर मिसेस खान, आपकी तरफ में आऊंगी, एक आइडियल शौहर कैसा होना चाहिए, मिलता भी है कि नहीं? नहीं, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ आइडियल नहीं मिली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त अभी लोगों ने कही। आइडियल आपको खुद ही बनाना पड़ता है बंदे को, मेरा ख्याल। और औरत अगर आइडियल शौहर, इन माय व्यू अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल, मेरा बहुत दूसरे लोगों से डिफरेंट बातें आपको पता चलेंगी कि मैं ऐसे शौहर आइडियल चाहूँगी कि हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और उसका हर्फ आखिर जो हो वो घर के लिए वो जो कह दे वही हो। बीवी की इतनी ना चले। बीवी, देखे समटाइम्स औरतें बहुत गलत फैसले करती हैं, आदमी भी करते, बट आदमी को मैं ये कहूँगी वो थोड़ा सा बीवी का सुनकर उसकी साथ उसके वो क्या चाहती है, फाइनल अथॉरिटी और फाइनल वर्डिक्ट जो होना चाहिए घर में मर्द का ही चलना चाहिए। जहाँ मर्द का नहीं चलेगा, ये बात याद रखो, मर्द को अथॉरिटी नहीं दी जाएगी और औरत को अथॉरिटी घर की फाइनल दी जाएगी, तो वहाँ घर बिगड़ते हैं, वहाँ उधर बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी अथॉरिटी माँ की है, हम माँ से कहेंगे। बाप की अगर अथॉरिटी नहीं होगी वो क्या घर होगा। हमारे यहाँ तो हमारे ज़माने में आदमियों की अथॉरिटी होती थी, लास्ट वर्डिक्ट, और जो कुछ उन्होंने कह दिया होता था वो होना होता था वो, और दैट वाज राइट। वो ज़माना अच्छा था। अब औरतों ने जब से तलवार उठा ली है और घर का सारा उनका जो वो कहेंगी वही होगा, जब से बेड़ा गर्क हुआ है। ये आप मिसेस खान क्या बातें करी जा रही हैं? मिसेस खान, वो आपके बात सही है कि मर्द का मर्द सरपरस्त होता है, घर का मर्द को होना चाहिए। नुशाबा भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। नुशाबा, क्या वाकई बराबरी नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए घर के अंदर? थोड़ी सी बराबरी हो, मर्द और औरत की हो, लेकिन थोड़ा सा मर्द को अपर हैंड है, रिस्पेक्टफुल। ये खुदा की तरफ से अपर हैंड है। बिल्कुल है। पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सब रिस्पेक्टफुल हैं और उन सब की अपनी राय है और बिल्कुल सबको राय का हक है। देखिए, जो ये मर्द, और एक बात पहले तो ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जंग तो होने नहीं जा रही कि दो रिश्ते आपस में बन रहे हैं। ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसके अंदर आपने में पड़ जाना है। देखिए, मर्द को अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि एक मजाजी खुदा, एक ये जो टर्म्स है ना कुछ हमारी, ये ठीक है। खुदा का मतलब ये है कि लीडरशिप है ना मर्द को। मैं इस बात पे बिल्कुल मिसेस खान से मुत्तफिक हूँ कि मर्द की सुप्रीमेसी है, लेकिन सुप्रीमेसी लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं? लीडरशिप ये है कि जो इंसान लीड करता है वो लीड किस चीज़ में करता है? किरदार में। मेरी बात सुने, उसकी लीडरशिप क्या होती है कि वो किरदार में लीड करे, वो अपने आप को फाइनेंशियल जो है सपोर्ट औरत को करे, वो इमोशनल सपोर्ट औरत को करे। आपके पास खुद कितनी ज़्यादा, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि आपके अपने किरदार, आपकी अपनी एथिक्स, आपकी अपनी मॉरलिटी क्या है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस जो औरत से हैं वो इतनी हाई है। जो आइडियल की डेफिनेशन है ना अभी बदल गई है। लड़कों ने ये जो खासकर मीडिया का और इंटरनेट का हमारे पास एक एक्सेस आ गया है, इसमें इनको बिल्कुल मॉडल की तरह की खातून चाहिए, वो तालीम में भी सबसे ऊपर हो
वो आसमान से कोई फेरी लैंड से उतरी हुई चीज़ हो, जिसको जो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करे, आपके बच्चों में भी, किरदार में भी। देखें, आप सपोज एक डील लेते हैं, किसी भी जगह खाने की भी जाते हैं, उसमें एक चीज कम होती है, एक चीज नहीं होती। इट्स लाइक अ पैकेज। आपको हर इंसान में सब कुछ नहीं मिलता। कुछ कमियां जब आप एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कमियों और कुछ खूबियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों को करना चाहिए। मैं थोड़ी सी आपसे, अगर आप इजाजत देंगी, तो बात करूंगी कि मर्द और औरत दोनों को लेकर है। हम इस लड़ाई में अगर पड़ जाएंगे तो ये ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, हम लड़ाई तो कर ही नहीं रहे। हम लड़ाई तो कर ही नहीं रहे। हमें तो ये पूछना है कि आइडियल शौहर कैसा होना चाहिए, आइडियल मर्द में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आइडियल शौहर, मैं ये समझती हूँ कि आइडियल शौहर वो होता है जो खवातीन, जैसे जो लड़की है उसकी, चले सुप्रीमेसी है, लेकिन ये है कि ग्रेटिट्यूड, उसमें जो उसकी लड़की की अच्छा मैं कुछ कहूँ अगर आजाद तो बीच में, उसकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, चाहे अपने उसमें एड अप करे। मैं आपकी तरफ आती हूँ। उसमें एक और चीज ये है कि जो उसकी प्राइमरी नीड्स हैं, उसकी इमोशनल नीड्स में वो उसको हेल्प करे, आपस में कम्युनिकेट जब करें तो वो दोस्तों की तरह करें। ये ना हो कि एक लीडर बैठा हुआ है, जैसे आप एक बादशाह अकबर बैठे हैं और आप एक कनीज को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दोस्ती का अंसर उसमें आप क्या समझते हैं, और खासकर खवातीन को लेकर इमोशनल नीड्स, हाँ वो होनी चाहिए। फिर एक दूसरे को देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। एनकरेज करें, रिश्ता आपका बराबरी के बुनियाद पे होना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी महम से बात करते हैं। महम, ये बताएं, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजारी है? एक कुंवारी लड़की है, वो बहुत सारी चीज़ें सोचती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी उसी दुनिया में कायम रहती है। और लड़कियों के हवाले से कहा जाता है कि वो अपनी ख्याली दुनिया में हमेशा रहती हैं। तो क्या वो सब ख्यालात, वो ज़िंदगी की जॉयस, वो सारी बातें वो आज तक आपको होती हैं कि चाहे ऐसा ही है, या कुछ चेंजिंग्स आपको नज़र आती हैं जो आपने आइडियल हस्बैंड के हवाले से सोची थी? नहीं, असल में जैसा मैंने सोचा था उस्मान वैसे ही हैं। मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। मुझसे गलती हो जाती है तो उसको उछालते नहीं है, मुझे डांटते नहीं है, बल्कि थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये बात आपने गलत की है, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि मर्द के लिए बहुत ज़्यादा अमीर होना या खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा हो कि उसका किरदार अच्छा हो, रिस्पेक्ट देने वाला हो। ये सोचती थी? बिल्कुल इसी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत मर्दों के हक में नहीं हूँ, डर ही पड़ा रहता है कोई और ना ले जाए। अभी आइडियल सोचा क्या था आपने कि भाई मेरा हस्बैंड ये होना चाहिए? मतलब क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? असल में मैं तो बिल्कुल शादी करने के हक में ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये ज़िंदगी की हकीकत है कि आपको शादी करके जाना ही पड़ता है, तो मैं थोड़ा इस तरह सोची थी कि पता नहीं, मैं क्योंकि मैं घर पे बड़ी थी, सब लोग रिस्पेक्ट देते थे, माँ बाबा भी बहुत ख्याल करते थे, मेरे सजेशंस को जो है वो वैल्यूएट करते थे। तो मुझे ये होता था कि पता नहीं मैं जब आगे जाऊंगी तो क्या होगा, वो लोग मुझे इतना वैल्यूएट करेंगे या नहीं, मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। ठीक है, तो मेरे इमोशंस को समझेंगे या नहीं, क्योंकि मेरी मामा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो इमोशंस को बहुत अच्छे से समझती हैं। आपको ये था कि आपके हस्बैंड पता नहीं आपको वैल्यू दे सके उस तरह से या नहीं दे सके, आपको इंपॉर्टेंस मिल सके या नहीं मिल सके। चलिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को ऐसे ही अच्छा रखे कि जिस तरह से आपकी सोचती थी, और आपको अपने हस्बैंड वैसे ही मिले, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। तो महम ने तो कह दिया फिजा कि ये तो शादी के हक में ही नहीं है। हर लड़की कहती है उसकी शादी हो, और कॉलेज के दौर से वो देखना शुरू कर देती है ख्वाब कि उसका शौहर इस किस्म का होना चाहिए। तो आपकी नज़र में एक आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नज़र में जो एक आइडियल हस्बैंड होता है वो रिस्पेक्ट करे, आपको वैल्यू दे, उसे इस चीज़ का डिफरेंस पता हो कि एक बीवी का क्या लेवल है, एक मदर का क्या लेवल है, और उसने अपनी बीवी को किस तरह से एक मुआशरे में उसके साथ सर्वाइव करना है, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, खूबसूरती के हक में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप एक मैच लगो। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप आते जाते अच्छे लगो, तो साथ में खड़े जज तो रहे हो। थोड़ा इस तरह होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियली सोचा था आपने? फाइनेंशियली सोचती हूँ, इवन मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मेरे मामा बाबा मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि फाइनेंशियली इतना भी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि जो ज़िंदगी के गुजर बसर हैं वो इजीली हो जाएं। एंड अदर थिंग इज़ एजुकेटेड हो। फर्स्ट ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला, ट्रस्ट होना चाहिए, उसे मुझ पर ट्रस्ट हो, बिकॉज मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं जॉब करती हूँ,
तो मेरा जहाँ तक ये वे है उसे मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जो हम सारी वो लड़कियां जो काम करती हैं उनकी, ये जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मुझे ये हमेशा से था कि मेरे हस्बैंड मुझ पर ट्रस्ट करने वाले होने चाहिए। आप सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो मगर कभी उस शख्स के साथ आप नहीं चल सकते जो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है या आप पर ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा मिसेस खान, आपसे बेहतर कोई ये चीज़ नहीं हमें बता सकता जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, तो आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आते हैं? लड़कियाँ हों तो उनकी डिमांड्स क्या होती हैं उनकी फैमिलीज़ की कि लड़का ऐसा होना चाहिए? अब तो दोनों तरफ से डिमांड्स ही डिमांड्स हैं। डिमांड्स ही, लड़की हो या लड़का हो। हाँ। ये भी हो कि वो एजुकेटेड भी हो, वो प्रिटी भी हो, लड़के वाले जो चाहते हैं। अच्छा। वो डेफिनेटली वर्किंग भी हो, हाँ। सपोर्टिव भी हो, हर तरह से ऑल इन वन चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई एक कंप्लीट तो आपको पैकेज कहीं नहीं मिल सकता। समथिंग इज़ लैकिंग समवेयर, यू हैव टू अकोमोडेट योरसेल्फ। और आपको हर चीज़ के साथ कोई आपको जो चीज़ अच्छी समझ में नहीं आ रही हो और इतना सारा अच्छा पैकेज मिल रहा हो, तो उसके साथ अगर एक आध चीज़ ऐसी है जिससे आप डिसएग्री करते हैं, आप 60-70% उसमें लड़की में इतनी क्वालिटीज़ है, अगर कुछ भी ऐसी हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं और आप सुधार सकते हैं और आप लेटर ऑन उसको लेकर उस पैकेज के साथ चल सकते हैं, तो उसको ओके कर दें। अब मदर एंड फादर को ये चाहिए, बच्चे को ये चाहिए, बहनें मैंने ये कह रही है, सबके अलग अलग डिमांड्स होते हैं। ये क्या आप लोग देख रहे हैं? आप लोग एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की देखें और लड़कियां भी ये सोचें कि हमने उधर जाके अकोमोडेट करना है। यू डोंट हैव टू डोमिनेट, यू कैन नॉट डोमिनेट इन अ न्यू हाउस। आपको 2 साल तो कान बंद और आंखों से देखना पड़ेगा और ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी आपकी आवाज़ ज़रा निकले, वो अच्छा लगता है। डे 1 से आप कहें जी घर अलग ले लो, जी ये अलग कर लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये मिसेस खान, ये साइकोलॉजी शुरू में तो रहना पड़ता है। बिल्कुल मिसेस खान, ये साइकोलॉजी हमें नजर आती है जो डिमांड्स वाली बात है। नुशाबा, ये क्या है माइंडसेट, ऐसा क्या है कि हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फाइनेंशियली, लड़का कहता है कि लड़की भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और लड़की कहती है लड़का तो प्रिंस होना चाहिए, ठीक है, और यही हमें मिलना चाहिए। कि हमारी क्या साइकी है कि हम किसी अच्छे कैरेक्टर की तरफ जाने की बजाय इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? सर्वत सोसाइटी बड़ी मटेरियलाइज्ड हो गई है। जैसे आइडियलिज्म की डेफिनेशन सबकी, हम 5 लोग बैठे हैं, सबकी डिफरेंट होगी। हमारा ब्रॉटअप, हमारा साइको सोशल मॉडल ही डिफरेंट है ना, तो हम अलग सोचेंगे। मगर ये एक चीज़ वर्ड होता है एम्पैथी। आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, हमारे पास जितने केसेस आते हैं, अनफॉर्चुनेटली जितने कन्वर्जन के केसेस आते हैं, जितने डिप्रेशन में, उनमें खवातीन, मैरिटल डिस्कॉर्ड में खवातीन, ये नहीं कि दोनों तरफ से है, लेकिन खवातीन का रेशो, क्योंकि हमारी कलेक्टिव अप्रोच है कल्चर की, खवातीन को ज़्यादा बात माननी पड़ती है ज़्यादा। देखिए जब बच्ची आती है ना, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसने बच्चे भी पैदा करके देने हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़कर भी आई है, वो इमोशनली, जैसे अभी इस बच्ची ने कहा कि इमोशनली जो नीड है ना, वो आपकी फिजिकल और इमोशनल नीड फाइनेंशियल नीड से ज्यादा होती है। सही। आप अपना प्राइमरी ग्रुप छोड़कर आए हैं, ये चीज होती है एम्पैथी। आप एक एहसास जरूर रखिए और एक औरत को इंडिविजुअल आइडेंटिटी तस्वुर करें। आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये भी सोचें कि उसको भी आपके ऊपर उतना ही ट्रस्ट चाहिए। उसकी भी ये ख्वाब है, उसकी भी ये सोच है कि जो उसकी लाइफ में हस्बैंड हो उसके लिए, वो उसके ऊपर भी ट्रस्ट करती हो, वो उसको रिस्पेक्ट दे। सबसे प्यारी बात अभी की इज्जत की, क्योंकि बेटियों को माँ बाप जो इज्जत देते हैं वो बेटियां कहीं नहीं जाती। और वही रिस्पेक्ट जब उनको आगे मिलती है तो वो हर चीज सेक्रीफाइस कर देती है उस रिस्पेक्ट और अफेक्शन के लिए। तो वो जो वार्मथ का एलिमेंट है, देखिए उसने एक पूरी फैमिली नई को कोप अप करना है, नई फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको थोड़ी स्पेस दें। और जो ये आइडियल की डेफिनेशन है ना कि आपको सब कुछ एक बच्ची में से चाहिए, कि तालीम भी हो, खूबसूरती भी हो, घर के काम भी करे, बच्चे भी पैदा करे, आप उसको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसकी जिंदगी का भी एक मकसद है, अल्लाह ने उसको भी पैदा किया है, उसको भी आप उसके जो गोल्स हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, अगर वो पढ़ लिख कर वो डॉक्टर है, वो आगे स्पेशलाइज करना चाहती है, वो पायलट बनना चाहती है, आप उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी और उसको स्पेस दें कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। ये सोसाइटी तभी आगे जाएगी जिस वक्त हम औरतों को एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी तस्वुर करेंगे और माशरे में उनको वो राइट देंगे कि वो बच्चियां बाहर आकर, वो ट्रस्ट के बगैर नहीं हो सकता। आज आप बैठे, आज हम बैठे हैं तो हमें पहले तो हमारे माँ बाप ने ये ट्रस्ट दिया है
और फिर हमें हमारे जो रिलेशनशिप से आगे उन्होंने ये ट्रस्ट दिया कि आज हम इधर बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट देना बहुत जरूरी है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपने नुशाबा मैसेज कन्वे किया है पूरी सोसाइटी के लिए जो इस कह सकते हैं कि बीमार जहन के साथ चल रही है। डॉक्टर मुईज साहब की तरफ मैं जाऊंगी। डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल को एक आइडियल बीवी के हवाले से या एक आइडियल शौहर के हवाले से तरबियत देना कितना ज़रूरी है? कोई भी लास्ट मैसेज जो इस वक्त हमारे नौजवान और हमारी ख़वातीन आपको देख रही हैं उनके लिए दे सके। देखिए, एक चीज़ याद है कि जब हम आइडियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसा शख्स के दौलत हो तो उससे ज़्यादा दौलत किसी के पास नहीं हो, हसीन हो तो उससे ज़्यादा हसीन कोई ना हो, खूबसूरत उससे ज्यादा खूबसूरत ना हो। तो याद रखें, एक ही जात है कि जिसमें ये तमाम क्वालिटी अपने कुल के अंदर मौजूद है, वो रब की जात है, इंसान के अंदर मुमकिन नहीं है। वजह यह कि इंसान के अंदर खामी खूबी दोनों साथ साथ चलती है। इंसान माहौल और हालात से मुतासिर होता है। इंसान जो है उसकी तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तरबियत कैसी मिली। तो वो जब बड़ा होगा माशरे में जब इंटरेक्ट करेगा तो वो तरबियत जो है वो तरबियत उसको चलाती है, उसके सॉफ्टवेयर वो तरबियत है। तो इंसान के अंदर बेहतर ये कि इंसान के अंदर आइडियलिज्म तलाश करने की बजाय अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने रिश्तों को आइडियल बनाओ। और रिश्तों को आइडियल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो एम्पैथी, नौशाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की एक क्वालिटी है। दूसरी चीज, सेक्रीफाइस करो, कंप्रोमाइज ना करो। दोनों में फर्क है। कंप्रोमाइज में बर्दाश्त होता है, सेक्रीफाइस में खुशी के साथ आप कोई चीज कुर्बान करते हो। तो रिश्तों में सेक्रीफाइस जितनी करोगे वो रिश्ते आइडियल की तरफ जाएंगे। बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने हमारे नौजवानों और हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए दिया। और फजल भाई साहब की तरफ जाएंगे। फजल साहब, कोई एनी मैसेज जो आप आइडियल बीवी, आइडियल मर्द के हवाले से देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि कुछ चीज़ें ना हायरार्की को नीड्स के समझे। मर्दों के अलग नीड्स हैं, औरतों सबसे टॉप पे रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लव। और लव की जब हम बात करें तो लव फीलिंग को सिर्फ नहीं कहते, एक्शंस को कहते हैं। ये नाउन नहीं, ये वर्ब भी है। तो हम डेली के हमारे रिचुअल्स हों, मियाँ बीवी के दरमियान रिचुअल्स हों, आप जनाब वाला ताल्लुक हो, रिस्पेक्ट घर पे मेंटेन हो। बच्चे सीखते हैं माँ बाप से, वो उनको देखते हैं, रिश्तों के बारे में उन्हीं से सीखते हैं। और बड़े होकर वो वैसी ही अपनी पेरेंट रोल को रीप्ले कर रहे होते हैं घरों में। तो अगर हम अगली नस्लों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये हमें घर में डिस्प्ले करना होगा, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारा मुआशरा जो है वो आगे इसको रिपीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फजल वाहिद साहब, आपने भी बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। लास्टली मिसेस खान, आपसे मैं मैसेज कोई लेना चाहूँगी जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों की तलाश में हैं या शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज दे सकें? हाँ, ये जो आप लोगों ने एक दिमाग में आइडियलिज्म बना लिया हुआ है और एक दिमाग में ये कि वो इतना पैसे वाला हो, इतना अच्छा हो, इतना आप ये देखें वो स्ट्रांग हो, वो आगे बढ़ना चाहता हो, वो काबिल हो, वो पढ़ा लिखा हो, तभी उसमें देखें वो चीज़ें आएंगी, वो आगे बढ़ेगा। उसमें वो कितना पावरफुल है, कितनी ऑनेस्टी है उसमें, कितना वैल्यू करता है हर चीज़ों को। ये चीज़ें क्वालिटीज़ उसमें देखें, ये ना पैसा ना देखें, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। ये गाड़ी वाड़ी मत देखें, अभी देखें कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, आपके लिए कितना कर सकता है, आगे कितना बढ़ सकता है, किस कदर उसके अंदर इन चीज़ों की आप बात करेंगे कि उसमें ये चीज़ें बनने और बनाने की सलाहियत है, वो आगे चलने की सलाहियत है, वो आपको आगे सपोर्ट कर सकता है, आपकी फैमिली को ले जा सकता है। ये नहीं कि आज वो क्या है और उसी पर वो कनात कर रहा है और आप भी वो देख रही कि हाँ हरा हरा सब कुछ नज़र आ रहा है, माँ बाप का पैसा है। नहीं, आप देखें वो लड़का क्या है, खुद वो लड़के में कितनी काबिलियत है, वो लड़के में कितनी अथॉरिटी है, कितना आगे बढ़ सकता है, उसको आप देखें, उस बंदे से शादी करें, उसको अपना आइडियल बनाएं जो कि लेटर ऑन भी आपके साथ और चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुईज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। फजल वाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। नुशाबा इस्लामाबाद से आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर बैठी थी माहम एंड फजा, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बात जब आइडियलिज्म की बात होती है तो आइडियल एक ख्याल, याद रहे ये एक ख्याली दुनिया है, इसका तस्वुर सिर्फ आप अपने जहन में करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जो हर रिश्ते में हमें नहीं मिलती,
कोशिश करें, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आपका आइडियल नहीं मिला तो उस रिश्ते के बाद, उस शादी के बाद उस रिश्ते को आइडियल बना लीजिए। कुछ खामियां, कुछ कोताहियां आप में होंगी, कुछ आपके सामने वाले शख्स में होंगी, तो कोशिश करें कि बैलेंस रहे। आपका रिश्ता हमेशा बैलेंस पर चलता है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी एक शख्स डोमिनेट कर रहा है और आप बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो। बादशाह और कनीज़ का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ना फिर शहजादी और आपके दरबारी का रिश्ता होना चाहिए, बल्कि ये रिश्ता मोहब्बत का, प्यार का, एतमाद का होना चाहिए, इज्जत का होना चाहिए। अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए, यही रिश्ते आपके आइडियल बन जाते हैं। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर से कुछ अहम इश्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।